हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। क्लास 11 क्लास 12 नाम से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप जाके जो भी आपके इससे पहले के लेक्चर अगर स्किप हो गया, छूट गया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 11 के हमने 4 चैप्टर कवर किए और क्लास 12 में 1 चैप्टर कंप्लीट कवर कर लिया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट गैमेट जैसे स्पर्म और एग यानी ओवा, और जैसे मतलब होता है प्रोडक्शन, तो स्पर्म के प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं या फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस। इसमें सबसे पहले क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे टेस्टिस है, ठीक है। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होती है। तो अभी हम यहाँ पे हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में टेस्टिस होता है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है, इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि टेस्टिस कहाँ पे होता है। तो इसको आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जो है वीडियो के, वहाँ पे आप लिखिएगा कि टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है और कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो टेस्टिस जो है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में दो इसमें प्रोसेस हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस में इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये कैसी होती है, ये पुबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है, बिगिंस एट पुबर्टी, यानी जो एडोलसेंस स्टेज होती है 12 या 13 ईयर की, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होने लगते हैं, पुबर्टी के टाइम पे। स्पर्मेटोगोनिया या जिसका सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया, इसका सिंगुलर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। बहुत सारी सेल्स हैं तो इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और हर एक सेल को, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बहुत सारी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और हर एक सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। तो हर एक सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। इन स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यानी स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसी में डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, इसमें ग्रोथ होगी, माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो बहुत सारे इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, सेम रहता है क्रोमोसोम नंबर। और मियोसिस में क्या होता है कि 1 से 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो यहाँ पे मियोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने में मियोसिस होगा और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। फिर इससे स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड जो होता है ये इमोटाइल होता है, ठीक है, यानी ये मूवमेंट नहीं करता। तो स्पर्मेटिड जो होता है ये ऐसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ऐसे एम्बेडेड रहता है ये। और फिर यहाँ पे स्पर्मेशन का प्रोसेस होता है, यानी स्पर्मेटिड रिलीज होता है। स्पर्मेटिड जब रिलीज होता है तो क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। ये सब छूटे हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब फ्री है, स्पर्मेटो जो है फ्री है, स्पर्मेटिड अटैच्ड है। तो स्पर्मेटिड अटैच्ड होता है और स्पर्मेटोजोआ फ्री होते हैं। तो सबसे पहले क्या थी, ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। इसमें सेमनिफरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर एक क्या होता है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल होता है। तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स सबसे बाउंड्री पे होती हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या बनाती हैं, डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। फिर इसमें मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, छोटी छोटी सेल। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है तो स्पर्मेटिड बनता है। इसका मैचुरेशन जब होता है तो स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड जब रिलीज होगा, ठीक है, जब वो मूवमेंट करने लगेगा तो वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बना लेगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया की पोजीशन क्या है, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर की वॉल पे होती है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे है।
और इसमें माइटोटिक डिवीज़न होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, जिससे कि इनकी नंबर बढ़ते जाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में डिवीज़न होते रहते हैं जिससे और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और इससे साथ ही साथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड भी बनता रहता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, यानी इसमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम में ही हमारी जितनी सेल्स होती हैं, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म और ओवा होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो हाफ क्रोमोसोम उसमें होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगा, बहुत सारे जैसे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर करके अपने जैसे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया साथ ही साथ किस में डेवलप हो जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप हो जाते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस यानी मियोटिक डिवीज़न। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो होता है ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है, ये भी याद रखना कि पहला मियोटिक डिवीज़न जो होता है ये असल में रिडक्शन डिवीज़न होता है, और दूसरा जो मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 हो जाएगा, 40 क्रोमोसोम है 20 हो जाएगा। तो मियोटिक डिवीज़न जो होता है उसकी फर्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और दूसरी स्टेज में फिर उससे जैसे एक स्टेज में एक सेल से 2 सेल बन गई, अब दूसरे में 2 से 4, हर एक सेल से 2-2 सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पे 2 इक्वल सेल्स से बन जाती हैं। पहली स्टेज में 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनती है, और दूसरी स्टेज में उन हैप्लॉइड सेल से 2 सेल और बन जाती है सेम क्रोमोसोम नंबर की, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। इनमें 23 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा, और ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बना देते हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बना देंगे। तो इस तरह से कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसमें मियोटिक डिवीज़न हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर उसमें जो है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जब हुआ तो उससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया रहता है, स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है, शायद सिलेबस से हट गया, पहले सिलेबस में रहता था इसका डायग्राम, ये है यहाँ पे, ठीक है। मेल का जो गैमेट का फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया थी, पुबर्टी के टाइम पे माइटोसिस में हुआ, जब माइटोसिस हुआ और डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। स्पर्मेटोगोनिया और भी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा अपने जैसे, और साथ ही साथ क्या बना लेगा, बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस ही हो रहा है, ये 1 सेल से 4 सेल तो दिखाया गया, लेकिन असल में ये क्या है, ये माइटोसिस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस हुआ, तो पहला मियोटिक डिवीज़न हुआ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इससे बनी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, और फिर इसमें डिवीज़न हुआ, ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, जो कि माइटोसिस के जैसा ही होता है। मतलब इस सेल से इसमें 46 क्रोमोसोम थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे लिखा भी तो 23 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे 23 हो गए, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटिड बनेंगे तो ये सेम अमाउंट क्रोमोसोम, क्योंकि अब माइटोसिस हो रही है, सेकंड मियोटिक डिवीज़न हो तो रहा है, मियोटिक डिवीज़न का दूसरा स्टेज है ये, ठीक है, मियोसिस ही हो रहा है, लेकिन मियोसिस का दूसरा स्टेज जो होता है वो माइटोसिस के जैसा होता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। मियोसिस के पहले स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इधर 46 थे तो कितने हो गए, 23 हो गए, 46 से 23 हो गए। मियोसिस की पहली स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो ये कितने क्रोमोसोम का था, 23 का था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46 का था, और सेकेंडरी जो बना तो वो 23 का था। तो इसमें मियोसिस की पहली स्टेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, लेकिन दूसरी स्टेज जो आई, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटिड बन रहा है तो ये माइटोसिस के जैसा ही होगा। तो मियोसिस की दूसरी स्टेज जो है माइटोसिस की जैसी होती है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 23 क्रोमोसोम थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में, तो स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम है। ये चीज़ याद रखनी है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड और स्पर्मेटिड में 23 क्रोमोसोम, और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे, तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और स्पर्मेटिड से फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी वो इसका मैचुरेशन एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्पर्म बनेंगे,
तो यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया 46 क्रोमोसोम से, और फिर इसके बाद क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसमें मियोसिस हुआ, पहला स्टेज मियोसिस की थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें 23 क्रोमोसोम, फिर इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड बना, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम, क्योंकि सेकंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस के जैसे ही होता है, तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, क्रोमोसोम नंबर वैसे ही रहेंगे। फिर स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बना, यानी फाइनली स्पर्म ये बन गया, स्पर्मेटोजोआ जो है। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है और एक स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है एकदम आखिर में होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लास्ट में सबसे हो रहा है, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो होता है, इसका हेड एम्बेड रहता है सर्टोरी सेल में, ये बताया था कि धसे रहते हैं सर्टोरी सेल में, ये धसे रहेंगे सर्टोरी सेल या कोई सेल में, ये धसे रहते हैं, इनका हेड जो है एम्बेड रहता है, मतलब ये स्विम नहीं कर रहे होते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्म कुछ टाइम तक जो इमेच्योर स्पर्म होते हैं या स्पर्मेटिड भी, ये सर्टोरी सेल में एम्बेड रहते हैं, इनका हेड एम्बेड रहता है, यहाँ पे जैसे जुड़े हुए थे सर्टोरी सेल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दूसरी सेल्स में इनका हेड एम्बेडेड है। तो ये स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ कभी कभी क्या होता है, हेड जो होता है इनका जुड़ा रहता है, यानी ये स्विम नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पे बिकम एम्बेडेड इन सर्टोरी सेल्स आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये रिलीज हो जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसमें चले जाएंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर बाहर निकलेंगे, रेटिकुलस वगैरह वाल डिफरेंस में होते हुए एपिडर्मिस में जाते हैं, फिर आगे वाल डिफरेंस में। तो इस तरह से पहले ये क्या होगा, यहाँ से जब रिलीज होंगे यहाँ से रिलीज होंगे स्पर्मेटिड से या सर्टोरी सेल से, ये रिलीज होंगे स्पर्मेटोजोआ, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन में चले जाएंगे, और फिर वहाँ से जो है रेटिटेस्टिस में चले जाएंगे, यानी ये फिर ये आगे का अपना पाथ ट्रेवल करेंगे, जो इनका आगे का पाथ था। स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या हुआ, स्पर्मेटिड से या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का रिलीज होना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकलते हैं ना, तो उसको हम लोग, या सर्टोरी सेल्स जब एम्बेडेड है, तो वहाँ से जब स्पर्म छूटेंगे, उससे अलग होंगे, डिटैच होंगे और बाहर आएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वहाँ से रेटिटेस्टिस में आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो एक तरह से रिलीज ऑफ स्पर्म है ये, स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ये स्टार्ट कब होता है, तो एज ऑफ पुबर्टी ना, एज ऑफ पुबर्टी में, यानी जो एडोलसेंस की स्टेज होती है उस टाइम पे, टीन एज होती है 12, 13, 14 इन ईयर्स में, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH बनते हैं, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बनते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एज अ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH है ना, GnRH का जो इंक्रीज लेवल होता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स, यहाँ पे 2 गोनेडोट्रोपिन्स का जो सिक्रीशन होगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन बन रहा है। जनरली जो पुबर्टी की एज होती है, ये 18 ईयर्स के अराउंड होती है, ठीक है, पुबर्टी की जो एज है ये, वैसे तो 12 ईयर्स से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं प्रोसेस पूरा, लेकिन उस टाइम पे जो स्पर्म बन रहे होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। तो जो मैच्योर स्पर्म वगैरह बनते हैं वो 18 ईयर्स के अराउंड या सफिशिएंट अमाउंट में जो बनते हैं, तो 18 ईयर्स की एज होती है यहाँ पे। और गोनेडोट्रोपिन ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन है ये रिलीज हो रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। और ये हार्मोन जो है ये किसको कराता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, यानी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है,
हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, तो वहाँ से हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, एक हार्मोन बना रही है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ये हार्मोन बना रही है, GnRH हार्मोन, ठीक है, GnRH हार्मोन यहाँ पे लिख देते हैं, GN करके लिख देते हैं, ठीक है, तो RH भी लिख देते हैं, GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये गोनेडोट्रोपिन बना रहा है, ठीक है, यानी गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, LH और FSH, LH और FSH ये बनाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या बनता है, LH और FSH बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH बनता है। तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से LH और FSH, तो ये गोनेड्स पे एक्ट करता है, ठीक है, गोनेड्स पे एक्ट करेगा, यानी टेस्टिस और ओवरी पे एक्ट करेगा। तो मेल है तो मेल में टेस्टिस पे एक्ट करेगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है, टेस्टिस पे एक्ट करता है। LH लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा, यानी LH जो होता है वो लीडिंग सेल से हार्मोन बनवाता है, और लीडिंग सेल से क्या करता है, एंड्रोजन का सिंथेसिस और सेक्रीशन कराता है, यानी एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन। तो LH क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन का स्टिमुलेशन कर रहा है, या टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो कौन सा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, कौन सा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, तो LH हार्मोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। और LH हार्मोन का प्रोडक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ये GnRH है, कौन सा हार्मोन है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी वजह से LH हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। और LH हार्मोन क्या करता है, अच्छा LH हार्मोन किस सेल पे एक्ट करता है, तो ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सेल पे काम करता है, लीडिंग सेल पे, टेस्टिस के लीडिंग सेल पे काम करेगा और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। और LH हार्मोन निकलता किससे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकला, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये यानी टेस्टिस पे एक्ट करेगा, गोनेड्स यानी टेस्टिस पे, मेल में तो टेस्टिस है, तो टेस्टिस पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा, टेस्टिस पे ये बना देगा, टेस्टिस के बहुत सारी सेल्स इसमें टेस्टिस में, तो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, स्पर्म वगैरह का प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह LH की वजह से दिखते हैं। इसके बाद क्या है, एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगा। और FSH ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, FSH किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल को हम लोग नर सेल बोलते हैं। तो FSH जो होता है ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, क्योंकि जब स्पर्म बन रहा है तो उनको उस टाइम पे न्यूट्रिशन भी चाहिए, और न्यूट्रिशन कौन देगा, सर्टोली सेल। तो साथ ही साथ जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है LH के साथ साथ, यानी टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले हार्मोन के साथ साथ, स्पर्म बनाने वाले हार्मोन के साथ साथ क्या बना रही होती है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनाती है, FSH भी बनाती है, जैसे कि सर्टोली सेल्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, मेच्योर हो जाए, तो सर्टोली सेल क्या करे, तो सर्टोली सेल इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म अगर बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, और स्पर्म को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सर्टोली सेल से। तो ये सर्टोली सेल किस हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होती हैं, और कैसे ये जो है सर्टोली सेल न्यूट्रिशन वगैरह बनाती हैं, तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, और ये टेस्टिस पे सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे इसकी वजह से क्या होती है, कुछ फैक्टर्स वगैरह बनाती है, न्यूट्रिशन वगैरह बनाती हैं, जो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सर्टोली सेल जो है ये कुछ फैक्टर्स बनाती हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी देती है स्पर्म्स को, तो जिससे ये प्रोसेस रेगुलेट होता है। इसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो 4 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, इतने पार्ट हैं इसके स्पर्म के, ठीक है, मैमेलिया स्पर्म ये दिखाया गया, इसके 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पे जो है स्पर्म का सबसे ऊपर का पोर्शन जो है, ठीक है, ये पार्ट इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जो ऊपर का ग्लोबुलर पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, हेड। ग्लोब को जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है या ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा होता है अंडे का जैसा, तो ये क्या है, हेड है इसका रीजन। इसके नीचे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रीजन है जो इसका नेक है, गर्दन के जैसा, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, मिडिल पीस है, इसके नीचे मिडिल पीस है, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। और इसके नीचे क्या है, टेल है, मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया थी,
और सबसे नीचे ये पूरा नीचे का रीजन पूरा क्या है, टेल है। टेल की वजह से इसमें मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है। जैसे हेड है, तो हेड के सबसे आगे ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है ये सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, एक्रोसोम से जो एंजाइम निकलते हैं, लाइटिक एंजाइम, तो ये एक्रोसोमल एंजाइम जिसको हम लोग कह रहे हैं लाइसोजाइम वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये एग की मेम्ब्रेन को, यानी जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एग की मेम्ब्रेन को ये क्या करेंगे, एग की मेम्ब्रेन को वहाँ पे उसको पियर करने का काम करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको कट करने का काम करते हैं। तो ये एग की मेम्ब्रेन को कट करते हैं, एक्रोसोम जो होते हैं, एग की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, कट करते हैं। और फिर इसके हेड रीजन में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस टाइम पे स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी है। फिर इसके बाद क्या, नेक रीजन है। नेक रीजन के बाद ये मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया करता है, स्विमिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के क्योंकि जब स्पर्म जो है स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल में होता है, रिलीज होता है, या आगे के वो ट्रैक में जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो सीमेन में स्विम करता रहता है। स्पर्म क्या करता है, सीमेन में स्विम करते हुए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए क्या होता है, इसको एनर्जी किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। स्पर्म को एनर्जी किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है। और इसके बाद है टेल। टेल इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी जब ये स्विम करेगा तो इसको टेल जो है, टेल की मूवमेंट की वजह से ये स्विम करता है स्पर्म। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रही है, स्पाइरल अरेंजमेंट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट इंसेक्ट में इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। स्पाइरल अरेंजमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस तरह से डीएनए जैसे नहीं होता, इस तरह से अरेंजमेंट है जिगजैग मैनर में। तो ये देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सॉरी इंसेक्ट में देखने को मिलती है इस तरह की अरेंजमेंट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस भी हो गया। तो ये हेड पोर्शन है, हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, यानी 23 जो हम लोग बोल रहे थे 23 क्रोमोसोम, वो यहीं पे होते हैं, 23 क्रोमोसोम। और फिर इसका नेक रीजन है। नेक रीजन में यहाँ पे सेंट्रियोल भी है। नेक रीजन में क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है ये डिवीजन में काम आता है, ठीक है। तो जब क्योंकि एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रियोल क्या कराएगा उसका, फिर जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट का डिवीजन क्लीवेज उसमें कराना होगा, तो ये सेंट्रियोल कराता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाइट साइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये छोटा सा वाइट साइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल सी। तो इसका सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट्रियोल बना हुआ है, एक इधर है, आगे ही बना होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो सेंट्रियोल होते हैं। और नेक है, फिर ये मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें होता है, जिसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और नीचे इसका टेल है, ठीक है, टेल है जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि स्पर्म स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसकी होल बॉडी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्पर्म की होल बॉडी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी पूरी बॉडी पे स्पर्म की। और इसके बाद क्या है, स्पर्म के हेड में इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ओवल शेप का जिसको बोल रहे थे, एक्स शेप का। इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, 23 क्रोमोसोम इसमें। एंटीरियर पोर्शन इसका जो है, इस पर कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, तो ये बताया एक्रोसोम है। यहाँ पे कैप तो जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंटीरियर पार्ट पे, एक्रोसोम, ठीक है। सीजर की तरह काम करेगा ये। एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और ये ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम में एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करेंगे, ओवम का फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की एग मेम्ब्रेन को जो है, इसकी मेम्ब्रेन को कट करने का काम करेंगे, जिससे कि न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के अंदर, एग के अंदर ट्रांसफर हो सके। मिडिल पीस जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। टेल की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ टेल, ये करती है स्पर्म मोटिलिटी करती है, स्पर्म के मोशन में हेल्पफुल होती है, और फर्टिलाइजेशन करती है। और इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे स्पर्म का अमाउंट कितना होता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जब मीटिंग हो रही है, फर्टिलाइजेशन और उस टाइम पे जो स्पर्म है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर किए जाएंगे, तो ये कितने हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। तो इतनी काउंटिंग होनी चाहिए। क्या हो गया, तो स्पर्म का काउंट कितना है, ये याद रखना है कि हेल्दी स्पर्म यानी नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो स्पर्म का काउंट होता है
200 to 300 मिलियन होता है पर एजेकुलेशन। और नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। और क्या कंडीशन होती है कि 60% स्पर्म जो होते हैं उनका शेप नॉर्मल होना चाहिए, शेप और साइज नॉर्मल हो, और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, ठीक है। और 40% जो हो उसमें विग्रस क्या मोटिलिटी। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है हेल्दी या नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए या हेल्दी फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, और 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज़ के, यानी किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्पर्म में एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। और हाफ या 40% ना, कम से कम हाफ या उससे कम 40% तक कम से कम विग्रस होने चाहिए। विग्रस मोटिलिटी यानी बहुत तेज स्पर्म शिफ्ट होने चाहिए, तेज होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। तब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के चांसेस हायर रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। अब ये जो होंगे स्पर्म्स, ये आगे जाएंगे एक्सेसरी डक्ट्स वगैरह में। सीमेन स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और एक्सेसरी डक्ट्स में जा रहे हैं, यानी रेटिफिस्टिस हो गया, फिर वॉस एपरेंशिया हो गया, फिर एपिडाइमिस हो गया, फिर वॉस डिफरेंस हो गया, तो इन सब में जाते हैं। एपिडिडाइमिस से, वॉल डिफरेंस से और सेमिनल वेसिकल, इन सब से कुछ सिक्रीशंस भी निकलते हैं, ठीक है, जो इसको मैच्योर करते हैं और मोटिलिटी देते हैं स्पर्म को। तो स्पर्म का मैच्योरेशन जो है चलता रहता है, ठीक है। स्पर्म का मैच्योरेशन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक चलता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है, कैपेसिटेशन बोलते हैं। ये स्पर्म बन गया लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहता है कि वो एग को फर्टिलाइज कर दे। उसका मैच्योरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्पर्म एग के पास ना पहुंच जाए, तब तक उसका मैच्योरेशन चलता रहता है। उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते रहते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है, जिससे कि वो एग को सही से फर्टिलाइज कर पाए। तो यहाँ पे एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये एपिडाइमिस का जो सिक्रीशन होता है, वॉल डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इससे कुछ हार्मोन्स बनेंगे, कुछ सिक्रीशंस बनेंगे, कुछ फैक्टर्स बनेंगे, सीमेन वगैरह बनेगा, जिससे कि स्पर्म्स का मैचुरेशन, स्पर्म का जो है मैचुरेशन होता रहेगा और उसकी मोटिलिटी भी क्या होगी, डेवलप होती रहेगी। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन, ठीक है। तो सीमेन में क्या क्या चीज़ है ये बताया गया कि सेमिनल प्लाज्मा होता है और स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा यानी फेमिनिन वेसिकल से जो सिक्रीशन निकल रहा है और जो स्पर्म है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेन। साथ में क्या बोलेंगे, सीमेन कलेक्टिवली इसको। सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल प्लाज्मा होता है और स्पर्म होता है। और इसमें क्या है, एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं, इसमें टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन, ठीक है, ये सब बन रहा है। तो एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स क्या बनाती है, टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन बनाएंगी। तो ये चीज़ जो पढ़ चुके, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बन रहा था। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है यहाँ से शुरू से। ये वाला पहली वाला देख लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ा कि मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो या फीमेल में ओवा एग का प्रोडक्शन, तो इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। यानी गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया मेल में या फीमेल में ओवा, तो उसमें किस तरह से गैमेट बन रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया है, इसको क्या कहते हैं, इसको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसमें कई सारे डिवीजन होंगे, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। फिर इससे माइटोसिस के बाद इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस 2 स्टेज में होता है। तो एक बार मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, ये हैप्लॉइड थी। फिर इसमें मियोसिस हुआ तो स्पर्मेटिड बने, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें 23 क्रोमोसोम होगा। और स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम होता है। फिर जब ये स्पर्मेटिड बन जाता है तो स्पर्मेटिड जो होता है ये सर्टोली सेल में एम्बेड रहता है। तो ये क्या रहता है, सर्टोली सेल में धसा हुआ रहता है। तो वहाँ से जब ये रिलीज होगा स्पर्मेटिड, तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। इसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं जब ये रिलीज हो जाता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, और इसका रिलीज होना, स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये 2 प्रोसेस हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। फिर यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म बना। कुछ सर्टोली सेल्स भी होती हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं
वो क्या बनाती हैं, स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन बनाती हैं। अच्छा, ये जो भी स्पर्म वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें कुछ हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है, वहाँ से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच निकलता है। जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाती है, एलएच और एफएसएच लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन गोनैड यानी टेस्टिस पे एक्ट करता है और वहाँ पे उस टेस्टिस में जो सेल्स होती हैं लीडिक सेल्स, वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन बनाता है। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो हार्मोन क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, स्पर्म को प्रोडक्शन करवाता है। तो एलएच की वजह से क्या हो रहा है, लुटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एफएसएच भी बन रहा होता है। एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और सर्टोली सेल क्या करता है, फैक्टर्स और न्यूट्रिशन बनाता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन, उसका स्पर्म का मैचुरेशन डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करता है, एफएसएच। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा हमने कि इसमें हेड होता है, नेक होते हैं, मिडिल पीस और टेल होती है। हेड में क्या है, एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है, और इसकी नेक में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल डिवीजन में हेल्प करता है। ज़ाइगोट जब बनेगा तो वहाँ पे इसका क्लीवेज होगा तो उसमें हेल्प करेगा। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी देती है ताकि इसका मूवमेंट अच्छे से हो सके स्पर्म का। और इसके पास फिर टेल होती है, टेल, तो टेल इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या है, अच्छा ये एक्रोसोम किस में हेल्प करता है, एक्रोसोम इसको कट करने में, एग की मेम्ब्रेन को या ओवम की मेम्ब्रेन को कट करने में हेल्प करता है। तो एक्रोसोम का भी हेल्प होता है, फर्टिलाइजेशन में रोल होता है। इसके बाद है स्पर्म जो होता है तो उसमें उसका मैचुरेशन जो होता है ना, तो वो एपिडर्मिस में बॉल डिफरेंस सेमिनिवेस्कर यानी पूरे पाथवे में मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सब पूरे में उसमें चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि स्पर्म का रिलीज होता है वो सीमेन के साथ होता है। यानी सीमेन क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड या और फ्लूइड जो होते हैं सब बॉल डिफरेंस वगैरह सब में, तो वो फ्लूइड जो होता है उस वो प्लस स्पर्म ये साथ में मिलकर बनाते हैं सीमेन। इस तरह से हमने ये पढ़ लिया इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, गैमेट का स्ट्रक्चर क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग का प्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग का प्रोडक्शन और एग का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे इसका डायग्राम है, ठीक है। ये किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड और प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड स्पर्मेटेड और फिर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।